हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ डिकोडेड। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आईबीपीएस लॉ ऑफिसर का जो 2024 का एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ स्पेशली क्यूरेटेड नोट्स मैंने प्रिपेयर की हैं। ये है आपका पार्ट 1, ये है पार्ट 2। दोनों में 2020 एक्ट्स हैं। पार्ट 2 में शायद 22 एक्ट्स के आसपास हैं, और ये दोनों कंबाइन करके एक ये फुल बंच प्रिपेयर किया है, बंडल प्रिपेयर किया है, जिसमें कि टोटल 40 प्लस एक्ट्स हो गए हैं। इन सभी नोट्स और बंडल्स की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये पूरा एक्ट ही काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके मेंस में क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो इंटरव्यू में जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको पूरे एक्ट को ही आप इंपॉर्टेंट मानिए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो पार्टनरशिप है वो एक्चुअली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनर्स के बीच में, उस पर डिपेंड करती है पूरी तरीके से। टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसी से गवर्न होती है ये। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। जितने प्रोविजंस दिए हुए हैं वो तो हैं ही, लेकिन अगर आप उन प्रोविजंस के, अगर वो काफी स्ट्रिक्ट प्रोविजन नहीं है, मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, तो उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं विद टर्म या कंडीशन मेंशन इन योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932। हमेशा मैंने बताया है, किसी भी एक्ट का एनेक्टमेंट डेट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, एक्सेप्ट सेक्शन 69 विच शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1933। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, बट ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। एक्ट 9 ऑफ 1872 क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, द अनरिपील्ड प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एक्ट 9 ऑफ 1872, save insofar as they are inconsistent with the express provisions of this act shall continue to apply to firms। जितने भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस हैं जो कि इसके साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, इस प्रोविजन के साथ, इस एक्ट के साथ, वो एप्लीकेबल होंगे फर्म्स में भी। क्लियर? सेक्शन 3। सेक्शन 4, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। पार्टनरशिप क्या है? नॉर्मल अगर हम लोग ऐसे टर्म्स में भी देखें तो पार्टनरशिप क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ये इंपॉर्टेंट है, acting for all इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन पर्संस इंपॉर्टेंट है, और who have agreed to share profits of a business, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो इसे हम कहेंगे पार्टनरशिप। पर्संस who have entered into partnership with one another are called individually partners and collectively a firm, and the name under which their business is carried on is called the firm name। ठीक है, तो हमने ये देख लिया सेक्शन 4 क्या क्या बोलता है भाई? पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। क्लियर? सेक्शन 5, पार्टनरशिप नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप arises from contract। मैंने अभी यहां पे ऊपर बताया है, it arises from contract and not from status, and in particular the members of a Hindu undivided family HUF carrying on a family business as such, or a Burmese Buddhist husband and wife carrying on business as such are not partners in such businesses। मतलब कि यहां पे यही चीज क्लियर की गई है कि जो पार्टनरशिप है वो क्रिएट होती है किससे? कॉन्ट्रैक्ट से, एंड नॉट बाय स्टेटस, स्टेटस से नहीं। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 6, मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि दो पर्सन के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं। इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्संस और is not a firm, is or is not a firm, or
whether a person is or is not a partner in a firm, regard shall be given to the real relation between the parties as shown by all relevant facts taken together. हमें यह देखना होगा कि उनके बीच का रिलेशन कैसा है, ठीक है, उससे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो पार्टनरशिप है या नहीं है, या वो पार्टनर्स हैं या नहीं है. ठीक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप एट विल. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप एट विल किस सेक्शन में है, ठीक है, या ये पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप एट विल कैसे क्रिएट होती है. वेयर नो प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप और फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल. ठीक है, कोई ड्यूरेशन नहीं है, कैसे डिटरमाइन होगी पार्टनरशिप, कुछ भी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल. सेक्शन 7, वेरी इंपॉर्टेंट. सेक्शन 8, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अ पर्सन मे बिकम अ पार्टनर विथ अनदर पर्सन in a particular adventure or undertaking, that is called particular partnership. हमने इस पर्पस के लिए या इस अंडरटेकिंग के लिए पार्टनरशिप क्रिएट की है, तो हम इसे कहेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप. क्लियर? ये कह सकते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे. सेक्शन 10, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm. In the conduct of business of the firm, अगर वो कोई फ्रॉड प्ले करता है तो वो जो है इंडेमनिफाई करेगा फर्म को. ठीक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, बट ये जानना जरूरी है. क्यों? क्योंकि जब ये चीजें आप जानेंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी आपके माइंड में होगी, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं ट्रिकी, उसके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये. सेक्शन 11, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो कैसे डिटरमाइन होंगी? राइट्स एंड ड्यूटीज मे बी determined by contract between the partners, and such contract may be express or may be implied. Clear? Notwithstanding anything contained in section 27. 27 क्या है? Agreement in restraint of trade void. ठीक? Of Indian Contract Act 1872, such contracts may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. हम लोग राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइन करने के लिए कैसे डिटरमाइन करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे. ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है. और ये जो है, ये सेक्शन 27 जो है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड, ये उससे अफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि while a person is a partner in a firm, he may not carry on any other business than that of the firm. ठीक है, सेक्शन 11 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है. सेक्शन 14, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. इंपॉर्टेंट कह लो इसको. द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स all property and rights and interest in property originally brought into the stock of the firm or acquired by purchase or otherwise by or for the firm or for the purposes and in the course of the business of the firm, and includes also goodwill of the business. कोई प्रॉपर्टी है जो कि ओरिजिनली जब हमने फर्म क्रिएट की थी तो उसके स्टॉक के साथ में आई थी. ठीक, या फिर हमने एक्वायर की है, कैसे? हमने परचेस किया हुआ है. ठीक, और या फर्म के लिए या फर्म के पर्पसेस के लिए हमने उसको खरीद लिया, एक्वायर किया हुआ है. ठीक, और गुडविल, ये जो है ये
प्रॉपर्टी होती हैं सारी, ठीक, किसकी, फर्म की। प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी acquired with money belonging to the firm are deemed to have been acquired for the firm. फर्म के पैसे से अगर आप किसी प्रॉपर्टी में कोई राइट या इंटरेस्ट क्रिएट करते हो या फिर उस प्रॉपर्टी को खरीदते हो तो ये डीम किया जाएगा कि वो उस फर्म के लिए एक्वायर की गई है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 15, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। The property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the purposes of the business. कोई भी पर्सनल यूज नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए या पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट, सेक्शन 16, पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय पार्टनर्स। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट्स फॉर हिमसेल्फ, ध्यान दीजिएगा, फॉर हिमसेल्फ, फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म और द फर्म नेम, और इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एज एंड कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, ही शैल अकाउंट फॉर एंड पे टू द फर्म ऑल प्रॉफिट्स मेड बाय हिम इन दैट बिजनेस। क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि एंड और बहुत ज्यादा यूज हुआ है, बट कहने का जो मतलब है वो सिंपल है। क्या है कि कोई भी पार्टनर अगर खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट करता है, कैसे, फर्म के नाम में ट्रांजैक्शन करके, फर्म की प्रॉपर्टी या उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन करके, या फिर सेम नेचर का कोई बिजनेस या सेम नेम का कोई बिजनेस कैरी आउट करके, तो वो क्या करेगा, वो सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो वापस पे करेगा फर्म को। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको भी। सेक्शन 17, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म एंड वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग्स आर कैरिड आउट। ये 3 कंडीशन है। ठीक, पहला देखते हैं, जब चेंज होता है, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म रिमेन्स द सेम एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज एज फार एज मे बी। जितना हो सकेगा वो पहले जैसे ही होंगे। अगर कोई एक ये पार्टनरशिप फर्म है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, मतलब पहले 3 पार्टनर्स थे, एक गया कोई और आ गया, तो ये जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज लगभग सेम होंगे जितना कि पहले थे। सेकेंड, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म continues to carry on business after the expiry of that term, the mutual rights and duties of the partners remain the same as they were before the expiry, so far as they may be consistent with the incidents of partnership at will. ध्यान दीजिए, ये हमने 3 years के लिए एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की थी, 3 years एक्सपायर कर गया है, उसके आगे भी चलती जा रही है फर्म, तो ये हो गई पार्टनरशिप एट विल। तो जितने भी राइट्स और ड्यूटीज होंगी इन पार्टनर्स की वो ऑलमोस्ट सेम होंगी, बट हमें ये देखना होगा कि पार्टनरशिप एट विल के जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनको कंप्लाई करिए। नेक्स्ट, सी, वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट 1 or more एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स कैरीज आउट अदर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स, the mutual rights and duties of the partners in respect of the other adventure or undertakings are the same as those in respect of the original adventures or undertakings. एक फर्म हमने क्रिएट की, हमने बोला हम ये 2 काम करेंगे, ये 2 की बजाय हम एक तीसरा काम भी करने लगे, तो इसके लिए, इस अंडरटेकिंग के लिए, इस एडवेंचर के लिए जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स होंगी वो इन्हीं के जैसे होंगी। क्लियर। नेक्स्ट, Section 18, partner to be an agent of the firm. Important, ये सेक्शन पूछा जा सकता है।
अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पजेज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। फर्म के बिजनेस के लिए पार्टनर जो है वो उसका एजेंट होता है। सेक्शन 19, implied authority of partner as agent of the firm. Important. Subject to the provisions of section 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. कोई एक फर्म है, उसका एक पार्टनर है, ये इस फर्म के लिए जो यूजुअल जो अंडरटेकिंग्स हैं, यूजुअल जो वर्क है जैसा कि उसमें होता है, वो अगर काम करता है तो फर्म जो है वो इसके वर्क से बाइंड हो जाती है। ठीक है। द अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर टू बाइंड द फर्म conferred by this section is called his implied authority. ठीक है, याद रखिएगा इसको। सेक्शन 21, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। इंपॉर्टेंट। पार्टनर की क्या अथॉरिटी होगी इमरजेंसी सिचुएशन में? अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence and such acts bind the firm. ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोविजन था। इमरजेंसी की सिचुएशन में एक नॉर्मल प्रूडेंस का पर्सन जो काम करेगा वैसा ही काम जो है वो लॉस से बचाने के लिए, फर्म को लॉस से बचाने के लिए कर सकता है पार्टनर। ठीक, और ये सारे जो एक्ट्स होंगे ये फर्म को बाइंड कर देंगे। सेक्शन 22, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म। किसी काम को करने का तरीका क्या होना चाहिए ताकि वो फर्म जो है उस एक्ट से बाइंड हो सके। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, एन एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर और अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम। पहली ये कंडीशन हो गई। और in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm. दो कंडीशन है, या तो फर्म के नेम में वो काम होना चाहिए और या फिर इंटेंशन ऐसी शो होनी चाहिए कि वो काम फर्म को बाइंड करने के लिए किया गया है। ठीक। सेक्शन 22 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर इसको हम सेक्शन 19 से जोड़ करके देखेंगे तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 23, इफेक्ट ऑफ एडमिशंस बाय अ पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर है, कोई एक एडमिशन करता है तो क्या होगा? एन एडमिशन और रिप्रेजेंटेशन मेड बाय अ पार्टनर कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए होना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन या एडमिशन? कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फर्म इज एविडेंस अगेंस्ट द फर्म इफ इट इज मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सेक्शन 24, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। नोटिस टू अ पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेट्स एज नोटिस टू द फर्म। किसी एक ऐसे पार्टनर को नोटिस जो कि हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस ऑफ द फर्म, वो नोटिस किसके रिगार्डिंग? relating to the affairs of the firm operates as notice to the firm except in the case of a fraud on the firm committed by or with the consent of that partner. अगर उसी पार्टनर ने फ्रॉड कमिट किया हुआ है तो आप उसको जो नोटिस देंगे वो नोटिस टू द फर्म नहीं होगी। सेक्शन 25, liability of a partner for acts of the firm. Every partner is liable jointly with all the other partners and also severally for all acts of the firm done while he is a partner. Important. ठीक है, तो जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है? जॉइंटली एंड सेवरली, दोनों तरीके से लायबल होंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 26,
लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर। अब यहां पर फर्म की क्या लायबिलिटी होगी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर, वेयर बाय द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑफ अ पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ फर्म or with the authority of his partners, loss or injury is caused to any third party. Loss या injury is caused to the third party or any penalty is incurred, the firm is liable therefore to the same extent as the partner. जिस हद तक पार्टनर लायबल होगा उसी हद तक, सेम एक्सटेंट तक फर्म भी लायबल होगी। ठीक। Section 27, liability of a firm for misapplication by partners. Misapplication का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल फर्म को कुछ मनी रिसीव हुई, पार्टनर ने उसको गलत जगह लगा दिया, जिस पर्पस के लिए आई थी वहां ना लगा करके कहीं और लगा दिया, या फिर फर्म ने ही जो प्रॉपर्टी या जो मनी रिसीव हुई थी उसको गलत तरीके से यूज किया जहां पर कि उसका यूज उस पर्पस के लिए नहीं था, तो इसे हम कहेंगे मिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर्स मिस एप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, द फर्म इज लायबल टू मेक गुड द लॉस। क्लियर। सेक्शन 28 वेरी इंपॉर्टेंट, होल्डिंग आउट। ध्यान से इसको पढ़िएगा, इजी है। एनीवन who by words spoken or written or by conduct represents himself or knowingly permits himself to be represented, क्या to be a partner in a firm, तो क्या होगा, is liable as a partner in that firm। किसके लिए, to anyone who has on the faith of any such representation given credit to the firm, whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit। कोई एक पर्सन है, वो या तो जानबूझ करके या बोल करके या कहीं लिख करके या अपने कंडक्ट से ऐसा शो कर रहा है कि वो पार्टनर है किसी फर्म का, तो वो उस फर्म के पार्टनर की तरह लायबल होगा अगर कोई थर्ड पर्सन जो है उसके इस रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव करके फर्म को क्रेडिट देता है। 2, सबसेक्शन 2 क्या है इसका, वेयर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, ठीक है, द बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द ओल्ड फर्म नेम, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और द डिसीज्ड पार्टनर्स नेम एज अ पार्ट देयर ऑफ shall not itself make his legal representative or his estate liable for any act of the firm done after his death। कोई एक पार्टनर उसकी डेथ हो गई है तो जो फर्म है वो अपने पुराने नाम पे ही अगर कंटिन्यू करती है या अगर उस नाम में उस मरे हुए पार्टनर का भी नाम शामिल है, उस नाम से अगर वो कंडक्ट करती है अपना बिजनेस, कैरी ऑन करती है फिर भी, तो जो मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, अ पर्सन हु इज अ माइनर मे नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, इंपॉर्टेंट, कंसेंट होनी चाहिए सबकी। ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए उसको एडमिट किया जा सकता है। ही मे हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। सच माइनर्स शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म बट द माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर एनी सच एक्ट। पर्सनल लायबिलिटी जैसी कोई चीज नहीं होगी, उसके जो एसेट्स है, उसका जो शेयर है वो भले ही लायबल हो सकता है। ठीक, आगे, एट एनी टाइम विद इन 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, जैसे ही उसने मेजोरिटी अटेन कर ली उसके बाद विद इन 6 months, या फिर ऑफ हिज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया लड़का 18 साल का आज, ठीक,
ये है 6 months, ये है नॉलेज। ठीक, यहां पे 6 महीने खत्म हो रहे हैं और यहां पर उसको नॉलेज मिल रही है कि उसे किसी पार्टनरशिप फर्म में इंडल्ज किया गया था, एडमिट किया गया था। ठीक, विच एवर डेट इज लेटर, जो भी डेट इनमें से बाद में आएगी, इन दोनों में से, such person may give public notice that he has elected to become or that he has elected not to become a partner in the firm, and such notice shall determine his position as regards the firm। या तो 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर जब उसको ये नॉलेज हुआ कि उसे पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया गया था, जो भी लेटर होगा उसे एक पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी कि या तो वो कंटिन्यू कर रहा है या वो डिसकंटिन्यू कर रहा है, और उसकी जो नोटिस है वो फिर उसके राइट्स वगैरह डिटरमाइन करेगी। ठीक है, वेरी सिंपल। प्रोवाइडेड दैट इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेट 6 months। ठीक, अगर उसे नॉलेज है और वो 6 महीने के अंदर अगर वो नहीं देता है पब्लिक नोटिस, तो वो फिर पार्टनर बन जाएगा। द बर्डन ऑफ प्रूविंग द फैक्ट, कौन सा फैक्ट? दैट सच पर्सन हैड नो नॉलेज ऑफ सच एडमिशन until a particular date after the expiry of 6 months of his attaining majority shall lie on the person asserting the fact। जो ये कह रहा है कि भाई नॉलेज नहीं थी, उसी को प्रूफ करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ठीक है, इसको मार्क किया ना हमने। हाँ, सेक्शन 30 जो हो गया हम लोग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 31, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। No person shall be introduced as a partner into a firm without the consent of all the existing partners। A person who is introduced as a partner into a firm does not thereby become liable for any act of the firm done before he became a partner। ठीक है, सबकी कंसेंट से ही किसी को पार्टनर बनाया जाएगा, किसी नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वो पार्टनर उस फर्म के पुराने एक्ट्स को लेकर के लायबल नहीं होगा। सेक्शन 32, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अ पार्टनर में रिटायर, कैसे कैसे रिटायर हो सकता है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, या फिर वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। इस तरीके से एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट ही है। सेक्शन 34, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। तो क्या इफेक्ट होगा इसका? ही सीजेस टू बी अ पार्टनर ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड। उसके इंसॉल्वेंट घोषित होने से फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, तब क्या होगा? The estate of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm and the firm is not liable for any act of the insolvent। कोई किसी के लिए liable नहीं होगा, लेकिन कब? Done after the date on which the order of adjudication is made। जब उसे insolvent adjudicate कर दिया गया है उसके बाद से। ठीक, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं या जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उन पे ज्यादा फोकस करना, बाकी चीजें आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। रिकमेंड नहीं करूंगा स्किप करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी सॉर्टेड मटेरियल जो है यहां पे रखा हुआ है। सेक्शन 35, लायबिलिटी ऑफ एस्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। कोई लायबिलिटी नहीं होगी। नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। Clear? Section 36, rights of outgoing partner to carry on competing business, agreements in restraint of trade। क्या लगता है ऐसा किया जा सकता है? मैंने आपको पहले ही बोला है, पार्टनरशिप जो है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होती है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कंडीशन दी है कि हाँ वो कर सकता है या फिर वो नहीं कर सकता है, और वो कंडीशंस जो हैं वो रीजनेबल हैं,
तब वहां पर इसको परमिट किया जा सकता है। ठीक, वो कॉम्पीटिंग बिजनेस जो है वो कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो। क्लियर? इस वजह से मैं इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, सेम चीज लिखी हुई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 39, डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। The dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of the firm. Section 39 था ये, dissolution of firm. Section 40, dissolution by agreement. ये important है। A firm may be dissolved with the consent of all the partners or in accordance with a contract between the partners. इसे हम बोलेंगे dissolution by agreement. Section 41 में कैसा डिसोल्यूशन है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अ फर्म इज डिसॉल्व्ड बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स और ऑफ ऑल द पार्टनर्स बट वन एज इंसॉल्वेंट। 4 पार्टनर हैं, चारों इंसॉल्वेंट हो गए, या फिर 4 पार्टनर हैं, 3 इंसॉल्वेंट हो गए। अब अकेला थोड़े पार्टनरशिप फर्म होगी। ठीक है, तो क्या होगा? कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। बाय द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट विच मेक्स इट अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म टू बी कैरीड आउट ऑन और फॉर द पार्टनर्स टू कैरी इट ऑन इन पार्टनरशिप। जिस तरीके का वो बिजनेस कैरी आउट कर रहे थे, अब वो अनलॉफुल हो गया। ठीक, तब लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, कोई एक पार्टनरशिप फर्म है, वो 3 तरीके के बिजनेस कैरी आउट कर रही है, 2 तरीके के बिजनेस अनलॉफुल हो गए, लेकिन इसके लिए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। क्लियर? वेयर मोर देन वन सेपरेट एडवेंचर और अंडरटेकिंग इज कैरीड ऑन बाय द फर्म, द इलीगैलिटी ऑफ वन और मोर शैल नॉट इटसेल्फ कॉज द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स लॉफुल एडवेंचर्स एंड अंडरटेकिंग्स। क्लियर? जो मैंने भी बताया, यह था आपका सेक्शन 41। सेक्शन 40 में क्या है? बाय एग्रीमेंट। सेक्शन 41 में क्या है? कंपल्सरी। अब आते हैं सेक्शन 42, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। ठीक, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अ फर्म इज डिसॉल्व्ड इफ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। 3 साल के लिए बनाई थी, 3 साल एक्सपायर कर गया तो डिसोल्यूशन हो सकता है। If constituted to carry out one or more adventures or undertakings by the completion thereof, ये 3 काम करने के लिए बनाया गया था, तीनों कंप्लीट हो गए, तब हो सकता है। By the death of a partner, अगर ऐसी कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है या इंसॉल्वेंट हो जाता है कोई, तो ये पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व हो जाएगी, बाय द एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट तब भी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक, पार्टनरशिप फिर बता रहा हूं पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे चलती है। सेक्शन 43, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल, द फर्म मे बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग to all other partners of his intention to dissolve the firm. The firm is dissolved as from the date mentioned in the notice as the date of dissolution. Date of dissolution जो उस नोटिस में मेंशन होगी उस डेट से डिसॉल्व हो जाएगी, मान ली जाएगी। और if no date is so mentioned as from the date of the communication of the notice. ठीक, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। सेक्शन 40 एग्रीमेंट से, सेक्शन 41 जो है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, 42 जो है कंटिंजेंसीज, 43 जो है पार्टनरशिप एट विल। ठीक, अब आते हैं सेक्शन 44, इंपॉर्टेंट, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। तो कैसे कि अगर कोई पार्टनर कोई सूट फाइल करता है डिसोल्यूशन के लिए, तो कोर्ट जो है वो इन ग्राउंड्स पे कंसीडर कर सकती है या डिसॉल्व कर सकती है। कौन कौन से ग्राउंड्स? दैट अ पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग हैज बिकम इन एनी वे परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज पार्टनर, या फिर दैट अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर सुइंग
is guilty of conduct which is likely to affect prejudicially the carrying on of the business, या फिर that a partner other than the partner suing willfully or persistently commits breach of agreements relating to the management of the affairs of the firm or the conduct of its business, या फिर that the business of the firm cannot be carried on save at a loss, या फिर on any ground which renders it just and equitable that the firm should be dissolved. तो ये हो गया हमारा कि कब कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है. तो सेक्शन 40 से लेकर के 40 से लेकर के 44 तक हमने डिसॉल्यूशन देख लिया. ठीक, फिर से रिवाइज कराता हूं. 40 बोलता है एग्रीमेंट से, 41 बोलता है आपका कंपल्सरी, 42 आपका बोलता है कंटिंजेंसी, 43 बोलता है आपका पार्टनरशिप एट विल है अगर, 44 बोलता है आपका बाय कोर्ट. ठीक है, यहां से क्लियर. नेक्स्ट सेक्शन 54 एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. पहले ही मैंने बता चुका है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है और वो रिस्ट्रिक्शंस अगर रीजनेबल हैं तो हां बिल्कुल लगाया जा सकता है ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन. क्लियर. नेक्स्ट सेक्शन 55 सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसॉल्यूशन, राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ गुडविल, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. वही चीज है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है और हम उसके एसेट्स को बेच रहे हैं, उसमें गुडविल हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं या चाहें तो उसकी जो गुडविल है उसको हम अलग से भी उसको बेच सकते हैं. ठीक. In settling the accounts of a firm after dissolution, the goodwill shall be included in the assets and it may be sold either separately or along with other property of the firm. ठीक. और राइट्स ऑफ बायर एंड सेलर क्या होगा कि भाई जो बायर होगा वो उस गुडविल का यूज कर सकता है. ठीक. जो सेलर होगा उसके साथ में हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आप हमारा नेम नहीं यूज करोगे इस पार्टनर का, इस पार्टनरशिप फर्म का, या आप इस लोकेलिटी में इतनी दूर पे बिजनेस नहीं कैरी आउट कर सकते हो. सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होगा. ठीक. सेक्शन 57 इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार. कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रजिस्ट्रार्स ऑफ फर्म्स. ठीक है. Every registrar shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the IPC. Clear? Important है section 57. Section 58 application for registration. Very 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 important. ठीक. The registration of a firm may be effected at any time. ध्यान दीजिएगा, at any time है, by sending by post or delivering to the registrar of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated. क्या भेजना होगा? A statement in the prescribed form and accompanied by the prescribed fee. Stating क्या क्या होना चाहिए उसमें वो हम लोग देख लेते हैं. फर्म का नाम होना चाहिए, प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, नेम्स ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, the date when each partner joined the firm, the names in full and permanent addresses of the partners, the duration of the firm. The statement shall be signed by the partners or by their agents specially authorized in this behalf. और क्या होगा? Each person signing the statement shall also verify it in the manner prescribed. Verification भी देना होगा उसका. Last, a firm name shall not contain any of the following words, namely crown, emperor, empress, empire, imperial, king, queen, royal, या कोई ऐसा अदर वर्ड जहां पर
सैंक्शन, अप्रूवल या पैट्रोनेज ऑफ गवर्नमेंट शो हो रहा हो, एक्सेप्ट जबकि वहां पर इन राइटिंग गवर्नमेंट ने परमिशन ना दी हो। क्लियर? तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 58। क्लियर? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी छोड़िएगा नहीं। सेक्शन 59 रजिस्ट्रेशन, where the registrar is satisfied that the provisions of section 58 जो हमने अभी ऊपर पढ़े have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in a register called register of firms and shall file the statement. Clear? 57 में रजिस्ट्रार है, 58 में एप्लीकेशन है, 59 में रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन 69 की, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो क्या होगा, आपको मैं ऐसे बता देता हूं। एक पार्टनरशिप फर्म है, ये पूरी एक फर्म हो गई, ये हो गए इसके पार्टनर्स। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो राइट है उसको अगर एनफोर्स कराना है तो ये पार्टनर्स अदर पार्टनर के अगेंस्ट में या फर्म के अगेंस्ट में एनफोर्स नहीं करा पाएंगे किसी भी कोर्ट में। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है ये पार्टनरशिप फर्म। ये जो फर्म है ये भी किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी राइट एनफोर्स नहीं करा पाएगी अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक, यही इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही याद रखना है, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, फालतू बकवास लिखी हुई है। सेक्शन 70 पेनाल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स पर्टिकुलर्स। एनी पर्सन हु साइंस एनी स्टेटमेंट, अमेंडिंग स्टेटमेंट, नोटिस और इंटीमेशन अंडर दिस चैप्टर, कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 7। ठीक, containing any particular which he knows to be false or does not believe to be true, or containing particulars which he knows to be incomplete or does not believe to be complete, shall be punishable with imprisonment which may extend to 3 months or with fine or with both। जैसे कि हमने एप्लीकेशन में बोला था, एप्लीकेशन में आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, तो क्या होगा, आपको वहां पर पनिशमेंट हो सकती है 3 months की इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। क्लियर? तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।